स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर के जरिए देखने वाले हैं, जो कि निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पूरा पेपर पैटर्न प्रीवियस पेपर्स के आधार पर बनाए गए हैं, जरूर से आप चेक करें। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा। जानते हैं चाहे शून्य कोटि की हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे द्वितीय कोटि की, सबके लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो निकालना है हमें उस फार्मूले से निकालना है। इसके लिए K बराबर मोल पर लीटर, पूरे के पावर क्या होता है 1 - n, याद रखिएगा। अब इस फार्मूले में चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n के स्थान पर सिर्फ 0 रख दीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड के पावर -1 आएगा, अर्थात इसमें जो विकल्प होगा थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन देखिए, घनीय क्रिस्टल में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई क्या होती है। जानते हैं पहला चैप्टर यूनिट सेल से, घन के लिए सभी कोरें बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई A बराबर B बराबर C, सभी कोर, पहला ही विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये A बराबर B बराबर C सभी बराबर होता है। ग वाला देखें, 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। मोलों की संख्या n बराबर W/m होता है। W क्या है, मोलर द्रव्यमान, वाटर का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। टोटल भार दिया है देखिए 180 ग्राम, तो सीधे आपसे मोल पूछ रहा है, तो n बराबर W/m, W का मान 180/18 करेंगे 10 मोल आएगा। थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा, तीसरा वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन घ का देखें, पहले का घ, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है। 4 विकल्प आपके सामने है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज मानी जाती है, चौथा वाला राइट होगा। इसके बाद च का क्वेश्चन देखें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। देखिए जब हम लोग कोई भी प्राथमिक एमीन जैसे मेथिल एमीन पर जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया किसी हाइड्रॉक्सिल की प्रेजेंस में पोटेशियम एल्कोहल की उपस्थिति में कराया जाता है तो मेथिल आइसोसाइनाइड का दुर्गंध प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड, चौथा विकल्प आपका राइट होगा। देखिए प्राथमिक एमीन हमने लिया CH3NS2, तो प्राथमिक एमीन CH3NS2 पर जैसे ही क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए CH3NC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिखा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। आपके सोल्यूशन चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोगों को जल के क्वथनांक में उन्नयन गणना करना है डेल्टा TB, और इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ये मोललता के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जब इसको फार्मूले में आप चेंज करेंगे डेल्टा B बराबर Kb इंटू m आएगा। यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो रहा है डेल्टा B बराबर Kb इंटू m क्या है, मोललता होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का भार इंटू विलाय का भार किलोग्राम में, तो किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे यहाँ 1000 हो जाएगा। तो बस इस फार्मूले में हम लोगों को मान रख देना है। W क्या है, n बराबर W/m होता है, n बराबर विलेय का भार बटे विलेय की मोलर मास, मोलर द्रव्यमान m को कहते हैं, जबकि विलाय का भार W से डिनोट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, विलेय का भार हो गया, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया, और आपका 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा। Kb की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, सबकी वैल्यू इसमें बस हम लोग मान रख देते हैं। हाँ, यहाँ पर यूरिया का जो है ना मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला NH2CuNH2 होता है, टोटल 60 आएगा, तो यही इसका मोलर द्रव्यमान रखा गया यूरिया का। और विलायक का भार यानी वाटर का 100 दिया ही है, काटने पर 0.26 केल्विन आ रहा है इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या देखिए दूसरे का ख, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट एक समीकरण ज्ञात कीजिए और EMF यानी सेल का विद्युत वाहक बल भी निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और जिसकी वैल्यू दिया है कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू कॉपर, जिसकी वोल्टता दे रखा है, और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम। तो इस पूरे प्रश्न को यहाँ पर हल करके चेक करिए। तो इस पूरे प्रश्न पत्र में जो दिया गया इक्वेशन है आपके सामने
सामने है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जा रहा है और कॉपर सॉलिड यहाँ पर कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 2 इक्वेशन में बदलेंगे तो मैग्नीशियम कन्वर्टेड टू Mg2 पॉजिटिव और कॉपर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। ये राइट हैंड साइड का है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है और इनकी यहाँ पर जो है ना वोल्टता दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मैग्नीशियम के लिए ये है और ये कॉपर के लिए इतना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, इधर प्रोडक्ट का मात्रा और इधर रिएक्टेंट का मात्रा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव का मतलब इसकी प्रोडक्ट की सांद्रता 0.001 दिया है और रिएक्टेंट की सांद्रता एक कॉपर के लिए इतना हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि नस्ट इक्वेशन जो होता है कि सेल का विद्युत भाग बल और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.059/n इंटू log P/R। P क्या है प्रोडक्ट बाई R रिएक्टेंट है। अब इस फार्मूले में हम लोग जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव E का मान रख करके ये विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे, EMF जिसको बोलते हैं EMF। अब ये निकालेंगे कैसे, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव और कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड पर का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, कैथोड का दे रखा है 0.36, चूँकि कैथोड पर होने वाली अपक्रियाएं जो है हमेशा रिडक्शन पर होती हैं। ठीक है, और ये एनोड पर ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर 0.34 दे रखा है और एनोड का कितना वोल्टता है देखिए -2.36 है। बस इसको कैलकुलेट करके हम क्या कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव E की वैल्यू निकाल रहे हैं। करेक्ट। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला जिसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होता है, यही सेल का विद्युत वाहक बल का यही फार्मूला है। बस इसमें हम क्या रख दे रहे हैं, मान रख दे रहे हैं, इसका मान रख करके कैलकुलेट किया जा रहा है। जो इसमें log P/R है प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये रिएक्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, इसको कोटिमान में बदल करके हल किया गया है। 2.6705 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तीसरे का क, यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला दिया है अपोहन टिंडल प्रभाव। अपोहन क्या है देखिए, इस विधि में क्या होता है कि अशुद्ध साल को किसी चर्म पत्र या जानतो झिल्ली में से विसरित किया जाता है अशुद्ध साल को। ठीक है, उस चर्म पत्र में उस अशुद्ध साल को रख करके जल में रख दिया जाता है, जिसमें से उस चर्म पत्र से जो अशुद्धियाँ होती है बाहर चली जाती है और शुद्ध पदार्थ बचता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपोहन मेथड, डायलिसिस विधि। तो इस चर्म पात्र में पहले क्या करेगा, अशुद्ध साल को भर देगा, अशुद्ध जेल को। इसमें इसकी खूबी क्या है कि जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध साल जो होता है वो विसरित हो जाता है इस पार्चमेंट पेपर से, बाहर जल में विलयन में चला जाता है। ठीक, बाकी शुद्ध पदार्थ जो बचता है जो कि इस चर्म पात्र से बाहर विसरित नहीं होता, नहीं जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब प्रकाश किरणों को हम लोग कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं और उसको 90 डिग्री पर सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, तो प्रकाश के उस चमकते हुए प्रकाश में जो कण होते हैं, किसके कण, कोलाइडी विलयन के, वो चमकते हुए नजर दिखाई देते, एक तरह से वहाँ पर शंकु की रचना क्रिएट करते हैं। और इसका अवलोकन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था, इसलिए इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फिर देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है, कोलराउस का नियम लिखिए। तो कोलराउस का क्या नियम होता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके चलना है। ठीक है, तो टोटल जो आपका मोलर चालकता है उसके धनायन, यानी कि जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इनके मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर माना जाता है उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। HCP और CCP क्यूबिक क्लोज पैक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। संकुलन क्षमता क्या है, देखिए किसी भी यूनिट सेल की बात जब हम लोग करते हैं तो किसी एक एक कोष्ठिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो उस अवयवी कणों जैसे कि परमाणुओं द्वारा संपूरित होता है यानी घेरा जाता है, उसे एक एक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का मान बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन गुणित हम क्या करते हैं 100। यही हमारी क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी कहलाती है। इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और आगे जो इसमें पूछा है कि CCP
ये क्लोज पैकिंग की क्षमता कितनी होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी या सीसीपी की क्षमता गणना करने के लिए हम एक घन बनाते हैं जिसमें सभी कोर जानते हैं बराबर ही होती है। अब घन में आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ए जो स्ट्रक्चर बना हुआ इसमें इस ए वाले पॉइंट पर हमने एक गोला रखा, सी वाले पॉइंट पर रखा, एक बीच में रखा और इससे मिला दिया गया है। तो यहाँ से एक त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो रहा है। इसमें यदि पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस का प्रमेय ही कहता है कि कर्ण पर का बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण इसमें एसी हो जाएगा, एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। इसमें बस इसकी कोर यदि ए मानते हैं तो ए भी कोर ए होगा, चूँकि हम जानते हैं घन की सभी कोरें बराबर होती हैं। तो उसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो कर्ण पर का बना वर्ग यानी कि कर्ण को हम बी मान लिया, पूरा ए बी ए सी को बी मान लिया गया। बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी भुजा प्लस इसकी भुजा का वर्ग यानी कि बी बराबर करनी में 2a²। अब जो बी है आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या आर, इसकी आर 2r हो जाएगा, इसका आर सबको जोड़ेंगे तो बी का वैल्यू 4r आएगा। और यह जो हम लोग निकाले हैं बी बराबर करनी में 2a, इसको सॉल्व करके और बी की वैल्यू 4r आ रहा है तो इसमें बराबर कर दिया गया है। ठीक है, करनी में 2a बराबर 4r करके इसको कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकाल लिया गया, यहाँ पर a की वैल्यू आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इस तरह से सीसीपी चाहे एफसीसी में कुल गोलों की संख्या 4 होती है, कुल परमाणु या गोलों की संख्या 4 होती है जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा 4 गोलों का आयतन बराबर क्या होगा, 4 × 4/3 πr/3 निकाल लिया गया। अब घन के यूनिट सेल का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा/3 होता है। तो ए की वैल्यू जो यहाँ पर निकाली गई है इसका आयतन निकालेंगे तो भुजा/3। अब ये फार्मूला रख दीजिए, सीसीपी या एचसीपी का संकुलन क्षमता एक कोष्ठिका माने एक कोष्ठिका में 4 गोलों का आयतन बटे 1 यूनिट सेल का आयतन × 100। अब इसमें 4 गोलों का आयतन बटे घन के कोर यानी कि 1 यूनिट सेल का आयतन भुजा/3 यहाँ करके इसको सॉल्व करके यहाँ पर 74% इसका वैल्यू निकाला गया है, इसकी क्षमता। और इसके पूर्व में जो तीसरे का ग वाला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए वर्ग 18वें में जो पाए जाने वाले तत्व है उनको अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि वो नोबल गैस भी कहते हैं। वो किसी से क्रिया नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके सभी कोष परिपूर्ण होते हैं। NH2 NP6 उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। खासियत उनकी ये है कि उनके सभी कोष पूर्ण है, NH2 NP6। ठीक है, बाह्य कोष पूर्ण भरा होता है, किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते न देते हैं। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। और उसके तत्व कौन कौन से थे, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है। अगला पूछा टालेन टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एल्डिहाइड पर टालेन रिजेंट, टालेन अभिकर्मक Ag2O होता है जिसका सूत्र, जब आप एल्डिहाइड पर किसी भी एल्डिहाइड पर टालेन रिजेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो जो एल्डिहाइड होता है रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को टालेन टेस्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कोई भी एल्डिहाइड लिया गया है RCHO और उस पर टालेन रिजेंट Ag2O का अभिक्रिया कराया जा रहा है तो इससे क्या करेगा, RCOOH बना देगा, H इसमें है प्लस यहाँ से 2Ag निकल जाएगा जो कि चमकता है शीशे की तरह, इसको रजत दर्पण कहते हैं। यही हमारा टालेन टेस्ट है। प्रश्न संख्या 4 का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दिया है, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड प्राकुंचन से क्या समझते हैं, लैंथेनाइड कंट्रक्शन। देखिए होता क्या है कि एफ सबसेल की जो खराब परिरक्षण क्षमता होती है, एफ सबसेल की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जिसको होता है, जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ चले आते हैं। इसी को हम लोग लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है। अब यह सबसेल की खराब परिरक्षण क्षमता के कारण ये क्या करता है, उतना फोर्स इन पर लगा नहीं पाता। होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पर ये जो एफ सबसेल के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरह से बाहर की तरफ उधर की तरफ ढकेलते रहते इधर नाभिक की तरफ तुम मत आओ। लेकिन होता क्या है जब इनकी क्षमता, इनकी पावर खराब हो जाएगी, इनकी पावर कमज़ोर हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा है यह है। और ये क्या करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जब इसकी पावर कम हो जाएगी तो
खींच लेगा और वो ये जो बाहरी आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक साइज और काफ़ी करीब में आ जाएंगे। इसी को लेंथेनाइट आकुंचन या प्राकुंचन कंट्रक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 4 का ये ग वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर बताइए। तो देखिए OH समूह की संख्या के आधार पर हम इसको 3 कैटेगराइज करते हैं। OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास यदि एक कार्बन परमाणु से अटैच है तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। यदि 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने आसपास किसी एक ही कार्बन से अटैच है। ये क्या है, कार्बन की बैलेंस संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन लगाया गया है। तो OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास किसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एल्कोहल। OH समूह से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है अपने आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री एल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल कहते हैं। और यदि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास किन्हीं 3 कार्बनों से अटैच है तो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 का घ सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण रखते हैं क्यों, और डी ब्लॉक के तत्वों की क्या खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हैं कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में कूदता है किसी भी तत्व का तो डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं वर्ग 3 से लेकर के 12 तक। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n-1 d 1 to 10 NS2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इसमें S में भी इलेक्ट्रॉन कूदते हैं और इसके डी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आगे इसमें पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय, हाँ अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं, क्योंकि अभी बताया गया कि n-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। अयुग्मित अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ परिवर्ती लक्षण भी, परिवर्ती संयोजकता भी ये व्यक्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि इसमें NS और n-1 डी कक्षकों में ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन यस से डी में, डी से यस से डी में और यस में भी चले जाते हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। जहाँ तक इनके लक्षण की बात होती है तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और यस और पी ब्लॉक के बीच में तो हैया है, परिवर्ती संयोजकता भी व्यक्त करता है। धात्विक गुण और सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है, धात्विक बंध और सहसंयोजी। और इसमें डी सबसेल में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैया है, एक कठोर भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका सबसे अधिक होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप देखते चलें। प्रश्न संख्या 5 का क अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम। देखिए अभिक्रिया की आणविकता सतह पूर्णांक में होती है, जबकि कोटि क्या होते हैं, भिन्न भी हो सकती है। कोटि हमेशा उसके घात पर लगता है, भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, जबकि अभिक्रिया की भाग लेने वाले अभिकारक जो होते हैं उनकी सांद्रता के घातांकों का योगफल को हम लोग कोटि कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार सभी क्वेश्चन आप रिपीट कर लें बोर्ड एग्जाम से पहले। प्रश्न संख्या अगला देखिए 5वें का ख, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए लिगेंड क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी केंद्रीय धातु से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को हम लोग लिगेंड कहते हैं। जो अणु या परमाणु जुड़े हुए हों उनको लिगेंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय धातु यहाँ पर कापर है, टेट्रामीन कापर सेकेंडरी क्लोराइड में एक कापर है, बीच में है केंद्रीय धातु इसको बोलते हैं। अब इसके आसपास ये जो परमाणु जुड़े हुए हैं इन्हीं को तो लिगेंड कहते हैं। अगला दिया है फर्मेंटेशन, किण्वन पर बताना है। देखिए जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में अपघटित कर देना, अपघटित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि 25 से 30 अंश सेल्सियस पर किया जाता है। इसके बाद यह पी ब्लॉक के तत्व। देखिए पी ब्लॉक का तत्व आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उससे हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP6 होता है। इसके प्रमुख तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए IPSC नामनक्लेचर पूछ रहा है। IPSC नाम यहाँ पर पोटेशियम करके दिया है। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले नामकरण होने की प्रथा क्या होती है, पहले हम धनायनों का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋणायनों का नाम लिखा जाता है। देखिए ये जो बड़ा वाला कोष्टक बनाया है ना, इस बड़े वाले कोष्टक से पहले पोटेशियम को ध्यान से देखिए, ये हमारा धनायन तत्व माना जाता है। तो धनायनों का फिर अब कोष्टक के यदि यह धनायन हो गया पोटेशियम, तो बाकी से सभी ऋणायन हो गए कोष्टक के अंदर। और ऋणायनों में जैसे ऑक्जेलेट लगा है तो इसको हम लोग ऑक्जेलेटो पढ़ेंगे। अब यहाँ क्रोमियम लगा है तो इसको क्रोमेट पढ़ेंगे, ऋणायन में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। अब ये हम रोमन अंक में थर्ड कहाँ से निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑक्जिलरी पर -2 आयन होता है उसका, ठीक संयोजकता जो होता है। तो 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 6 में से यहाँ पर +3 पॉजिटिव घटाएंगे तो वहीं 3 आएगा, ठीक है। वहीं नीचे वाला देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, टेट्रा NH3 को एमीन बोलते हैं, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। सेकेंड कहाँ से आया, चूंकि सल्फेट का -2 होता है और एमीन पर 0 होता है, तो -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। Once again you look this nomenclature, most important। पांचवा का घ देखिए, हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां बताना है और KOH और AgCN सिल्वर साइनाइड से होने वाली इसके साथ अभिक्रिया भी बताना है हेलो एल्केन का, ठीक है। तो हेलो एल्केन हम लोग एल्कोहल से भी बना लेते हैं, एल्कीन से भी प्राप्त कर लेते हैं, जिसको आपको कंप्लीट करके जाना है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड बन जाता है। जैसे कोई हम एल्कोहल जैसे ROH पर एथायोनिल क्लोराइड SOCl2 एथायोनिल क्लोराइड का फार्मूला है। तो इस पर जब आप क्रिया कराएंगे ROH का, तो क्या बनेगा, RCl बनेगा। RCl देख रहे हैं, RCl प्लस SO2 निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा ये रिजेंट माना जाता है थायोनिल क्लोराइड एल्कोहल से क्रिया करा करके एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। यहाँ से HCl बनेगा प्लस ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो गया एल्किल हैलाइड। दूसरा, जब एल्कोहल पर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अब क्रिया हम करा रहे हैं तो RCl प्लस POCl3 बना रहा है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl बन रहा है। वहीं जब यहाँ पर देखिए, जब ROH पर हम जिंक क्लोराइड निर्जल ZnCl2 की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जब एल्कीन से देखिए, एल्कीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन पर हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो भी यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन जा रहा है, CH3 CH2 C2H5Cl प्राप्त होता है। और इसकी जो अभिक्रिया है देखिए, एल्किल हैलाइड की पर जब हम लोग KOH की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देख रहे हैं ना, KX बनेगा, यहाँ से KX बनेगा प्लस ROH बनेगा, ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा। वहीं जब AgCN से क्रिया कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ल्यूकास टेस्ट क्या है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, क्या होता है जब ल्यूकास रिजेंट का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ल्यूकास रिजेंट हम लोग बोलते किसे हैं, HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ल्यूकास अभिकर्मण का परीक्षण इसीलिए किया जाता है ताकि हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकें। और एल्कोहलों की डिग्रियों का पहचान करने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। जब इसको 3 डिग्री एल्कोहल पर डायरेक्ट यूज करते हैं तो तुरंत ही विलयन हमारा धुंधलापन हो जाता है। देखिए 3 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास 3 लोगों से अटैच है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब ये आपका ल्यूकास रिजेंट है, ल्यूकास रिजेंट में HCl भी रहेगा, जिंक क्लोराइड भी रहेगा। इसकी जैसे ही क्रिया करते हैं H2O यहाँ से तो निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बना लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये तुरंत इसकी वजह से टर्बिडिटी आ जाती है, यानी धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है विद इन अ सेकेंड। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल पर जब इस ल्यूकास रिजेंट का यूज करेंगे हम लोग तो ये लगभग 3 से 5 मिनट के बाद धुंधलापन आता है, ठीक है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। और वहीं जब 3 डिग्री एल्कोहल, जब 1 डिग्री एल्कोहल पर देख रहे C2H5OH 1 डिग्री एल्कोहल पर इस ल्यूकास रिजेंट की जैसे ही अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, बट वहाँ पर रूम टेम्परेचर पर कोई भी टर्बिडिटी यानी विलयन में धुंधलापन नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 6वां का ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए, फिनाल निर्माण की 2 विधियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिनाल कैसे कैसे बनता है और फिनाल की प्रकृति अम्लीय होती है, इसको भी समझाना है। देखिए जब हम लोग क्लोरोबेंजीन पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें फिनाल प्राप्त होता है, और एनिलीन से तो फिनाल बनता ही बनता है। देखिए जो प्रोडक्ट हमारा है ये क्लोरोबेंजीन है।
क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाया जा रहा है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ से HCl तो निकल गया, HCl निकल गया, अब ONA जाकर इससे अटैच हो गया। O पर निगेटिव चार्ज, Na पर पॉजिटिव का चार्ज, जिस पर हम HCl से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए OH जाकर के ये जो हाइड्रोजन प्लस जाएगा O से जुड़ जाएगा, OH बनेगा, NaCl निकल जाएगा, ये फिनाल प्राप्त होगा हमारा। वही एनिलीन का ये फार्मूला है C6H5NH2। इस पर जब सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराएंगे HOH जल से क्रिया कराने पर यहाँ पर एक बार पुनः से OH जाकर के यहाँ से अटैच होगा, बाकी से रिमूव कर जाएगा, N2 तो पहले ही निकल गया। इस तरह से हमें फिनाल प्राप्त होता है और फिनाल की प्रकृति अम्लीय होती है सदैव। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो फिनाल में सबसे ऊपर जो टंगा हुआ OH है, OH जब दो भाग में बढ़ता है, H पॉजिटिव में जाएगा, O पर निगेटिव का साइन आएगा। जब H पॉजिटिव में क्यों जाएगा? हम लोग जानते हैं कि कोई भी यदि यौगिक या पदार्थ जो H+ आयन का डोनेट करता है, H+ आयन देने वाले अम्ल होते हैं, तो यहाँ पर दे भी रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हैं, वह जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन को थामे था, अभी उस इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन के द्वारा रिजोनेंस जो अनुनाद स्ट्रक्चर बनता है, बेंजीन रिंग के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं ना, चक्कर लगा रहा है इस तरह से। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं, हाइड्रोजन के पास, तो आसानी से निकल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है फिनाल की। प्रश्न संख्या 6वें का ख देखें। आया हुआ है कि क्या होता है जब बेंजिल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है, फार्मेल्डिहाइड का अमोनिया से होता है, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड से, और एसीटोन का HCN से होता है, और एल्डिहाइड का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाया जाता है। इस रिएक्शन को देखें। देखिए, जब बेंजिल्डिहाइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराया जा रहा है, दो बेंजिल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी डबल मात्रा यूज किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराया गया, तो सोडियम बेंजोएट जो NaOH क्रिया कराया जा रहा है, तो इसमें से Na जाकर के अटैच होगा COO से। ठीक है, ये सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजील एल्कोहल बनाएगा, करेक्ट। और दूसरा का है कि जब फार्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया कराते हैं, इसकी मात्रा 6 मात्रा में लिखते हैं एल्डिहाइड का, इस पर 4NH3 की क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, इस प्रकार का प्रोडक्ट। अगला जो है टॉलुइन पर क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड, टॉलुइन का फार्मूला C6H5CH3 होता है। जब इसमें क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब क्रिया कराई जाती है, इस रिजेंट की उपस्थिति में, क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये बेंजिल्डिहाइड प्राप्त कराता है। और जब एसीटोन से HCN की क्रिया कराते हैं तो हमें एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। पूरी अब क्रिया को चेक कर लेंगे। और जब एसिटिल्डिहाइड का तनुछार से क्रिया कराते हैं, NaOH से क्रिया कराते हैं, यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड का डबल मात्रा यूज कर लिया गया है इसको उल्टा करके, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, जिसको एल्डोल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7वां बहुत इंपॉर्टेंट, औद्योगिक और व्यापक स्तर पर हैबर विधि से, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रम से अमोनिया का फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं जब एक संबंधित 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसी आयरन चूर्ण और मोलिब्डेनम चूर्ण के, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, 200 ATM दाब पर और 773 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। धीरे धीरे प्राप्त होता है, एकाएक नहीं प्राप्त होता है। उसका प्रणाली कुछ ये होता है, यहाँ से जो है इनको प्रभावित किया जाएगा। ये संपीडक कक्ष है जहाँ से इसको आगे की तरफ हम लोग भेजते हैं, और यह जो संपीडक कक्ष है इसको और आगे की तरफ ढकेलने का काम करता है। जब ये उत्प्रेरक कक्ष में आएगा जहाँ पर कि थोड़ी मात्रा में एल्यूमिना है, K2O भी और आयरन चूर्ण भी इसमें रखा गया है। ठीक है, यही से क्या करता है, उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के काफ़ी समीप ला करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर द्रवित अमोनिया प्राप्त कर लिया जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शेष बचते हैं, पुनः ये वापस चले जाते हैं पंप के द्वारा, इसको आगे की तरफ ढकेल कर फिर उत्प्रेरक कक्ष में आता है, और ये प्रक्रिया प्रोसेस
चलता रहता है। इस प्रकार से हमें अमोनिया प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अथवा का कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, वर्गीकरण पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हैं कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनको और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, घोला नहीं जा सकता जल में, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस है। और ओलिगोसैकेराइड्स से ये 2 से लेकर के करीबन 10 मोनोसैकेराइड्स के अणु उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सुक्रोस है, लैक्टोस है। और पॉलीसैकेराइड से इसमें ढेर सारे बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे सेलुलोस इत्यादि पाए जाते हैं। इसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे, देख लेंगे। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, C6H12O6, जिसमें कि 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसको हेक्सोस भी बोला जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस निर्माण की विधि, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निर्माण की विधि और इसकी रासायनिक समीकरण देते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ होने वाली क्रिया बताना है। देखिए होता क्या है, जब सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम सल्फाइड यहाँ से। और इसके साथ ही साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक, यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ ही साथ SO2 गैस प्राप्त होता है। जब आगे पूछा कि जब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है, Na2SO3 वाटर निकलेगा। और जब SO2 से इसकी क्रिया कराएंगे Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 बनेगा। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, SO3 बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो वेरी थैंक्स, गुड एग्जाम्स बी योर, थैंक्स।